कृष्णा और पवित्रा के बीच आखिरकार सारी गलतफहमियां खत्म हो चुकी थीं। दोनों ने सालों से दबे अपने प्यार को खुलकर महसूस किया था। दूसरी तरफ अवनी मल्होत्रा विवेक के गुस्से को ज्यादा महत्व दिए बिना विघ्नेश और उसकी टोली की हरकतों पर हंस रही थी, लेकिन विवेक से जुड़ी पुरानी यादें उसे भावुक भी कर रही थीं। वहीं सीता अपने दिल्ली सफर की तैयारी कर रही थी और विष्णु से बात करते हुए खुद को संभाल नहीं पा रही थी। फोन पर कुछ पल चुप रहने के बाद विष्णु ने गहरी सांस ली। मुझे क्या परेशानी होगी सीता? कोई इंसान इस दुनिया से जाते समय क्या कहना चाहता था, ये जानने की इच्छा होना गलत नहीं है। और जो खुशी तुम्हें उस रिकॉर्डिंग को सुनकर मिलेगी, वो खुशी मैं करोड़ों रुपए खर्च करके भी नहीं दे सकता। कुछ सेकंड रुकने के बाद उसने आगे कहा, बस एक बात याद रखना, सुरक्षित जाना और सुरक्षित वापस आना। दिल्ली पहुंचते ही मुझे मैसेज कर देना। और आर्यन की चिंता बिल्कुल मत करना, हमारे घर में इतने लोग हैं कि उसे पलकों पर बैठा कर रखेंगे। उसकी बात सुनकर सीता की आंखें भर आईं। दिल से मुस्कुराते हुए उसने कहा, आई लव यू विष्णु, दिल की गहराइयों से आई लव यू। कुछ पल के लिए दूसरी तरफ भी खामोशी छा गई। फिर विष्णु हंस पड़ा। वाह मैडम, पहली बार इतने प्यार से बोला है। अब तो वापस आने पर बड़ी पार्टी लेनी पड़ेगी। सीता भी मुस्कुरा दी। विष्णु कॉल खत्म करने ही वाला था कि सीता ने जल्दी से पूछा, बस और कुछ नहीं कहना? उसकी आवाज में हल्की उम्मीद थी, जैसे वो कुछ और सुनना चाहती हो, लेकिन विष्णु अपनी आदत से मजबूर था। वो आराम से बोला, इंटरनेशनल कॉल है मैडम, ज्यादा बात करेंगे तो बिल बढ़ जाएगा। अब जाओ और फ्लाइट की तैयारी करो। बस इतना सुनना था कि सीता झल्ला गई। जाओ भाड़ में। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। उधर विष्णु जोर जोर से हंसने लगा। उसी समय विघ्नेश उसके पास आकर बैठ गया। वो हंसते हुए बोला, क्या बात है भाई, लगता है भाभी ने अच्छी क्लास लगा दी। तभी वॉशरूम से लौटकर अभिषेक भी वहां आ गया। विघ्नेश तुरंत उसकी तरफ मुड़ा। आइए सर, अब आपकी बारी है। क्या आपकी पत्नी को बता दूं कि आप यहाँ एक लड़के के साथ जमीन पर लोटपोट हो रहे थे? अभिषेक ने तुरंत उसका कॉलर पकड़ लिया। एक मिनट भी चुप नहीं रह सकता क्या? आखिर मेरे पीछे ही क्यों पड़े रहते हो? उसका चेहरा देखकर आदेश इतनी जोर से हंसने लगा कि उसकी आंखों से आंसू निकल आए। वो पेट पकड़कर बोला, मेरा पेट दुखने लगा है, मैं हंसना बंद नहीं कर पा रहा। आदेश की हालत देखकर विवान भी परेशान हो गया। वो गुस्से में बोला, तुम लोगों की समस्या क्या है? यहाँ आने के बाद से सिर्फ तमाशा ही कर रहे हो। जरूरत पड़ी तो किसी ड्रामा कंपनी में भर्ती कर दूंगा। अब ये सब बंद करो। लेकिन विघ्नेश पर उसका कोई असर नहीं हुआ। वो मासूम चेहरा बनाकर उसके पास पहुंचा। एक बात पूछूं, विदेश आने के बाद क्या सिर्फ अंग्रेजी में ही बात करनी पड़ती है? बस फिर क्या था, सभी लोग फिर से हंस पड़े। विवान खुद भी हंसना चाहता था, लेकिन बड़ी मुश्किल से अपने चेहरे को गंभीर बनाए रखा। उधर भारत में राजेश्वरी जी पूरे उत्साह से पवित्रा की माँ को घर दिखा रही थी। घर देखते देखते उन्होंने पूछा, सीता आपकी बहू है, लेकिन वो दूसरी लड़की कौन है? राजेश्वरी जी गर्व से बोली, वो मेरे बड़े भाई की बेटी मीरा है, मतलब उनके दोस्त की बेटी। लेकिन अब वो नहीं रहे तो मीरा इनको ही पापा बोलती है। उसकी माँ कुछ पूछना चाहती थी लेकिन झिझक रही थी। राजेश्वरी जी ने मुस्कुरा कर कहा, जो पूछना है खुलकर पूछिए, मैं बुरा नहीं मानूंगी। उसकी माँ ने हिम्मत जुटाई। पवित्रा ने एक बार बताया था कि मीरा की शादी पहले आपके बड़े बेटे समीर से हुई थी, क्या ये सच है? राजेश्वरी जी कुछ पल चुप रहीं, फिर धीरे धीरे उन्होंने पूरी कहानी बतानी शुरू की। उन्होंने बताया कि कैसे समीर और मीरा की शादी एक समझौते की तरह शुरू हुई थी, कैसे दोनों के बीच शुरुआत में सिर्फ दोस्ती थी, फिर कैसे एक हादसे में समीर के मरने की खबर आई थी। पवित्रा की माँ बड़ी हैरानी से सुनती रही। राजेश्वरी जी ने आगे बताया, असल में समीर की कार दुर्घटना हुई थी। हम सब ने गलती से किसी और की लाश को समीर समझ लिया था, लेकिन समीर जिंदा था। वो कोमा में चला गया था। उसकी जान बचाने वाली सीता थी। राजेश्वरी जी आगे बोली, कोमा में पड़े समीर को होश भी आर्यन की वजह से आया था, लेकिन तब तक सीता उसे विष्णु नाम दे चुकी थी, इसलिए आज भी हम सब उसे उसी नाम से बुलाते हैं। फिर उन्होंने सीता और विष्णु की पूरी प्रेम कहानी विस्तार से सुना दी। जब कहानी खत्म हुई तो उसने भावुक होकर कहा, आप सच में बहुत महान हैं। एक विधवा लड़की को नया जीवन देकर आपने बहुत बड़ा काम किया है। राजेश्वरी जी हल्का सा मुस्कुराई। मैं खुद भी विधवा हूँ। मुझे पता है अकेले बच्चों को पालना कितना मुश्किल होता है।
अगर कोई लड़की मेरे बेटे पर भरोसा करके उसके साथ नई जिंदगी शुरू करती है तो मुझे उस पर गर्व ही होगा। दोनों बातें करते हुए पूरे घर में घूमती रहीं। उधर लंदन में माहौल अब भी हंसी मजाक से भरा हुआ था। अवनी ने विवेक की तरफ देखकर मजाक किया। बेटर लक नेक्स्ट टाइम विवेक, अभिषेक के लिए पहले से कोई है, तुम्हें किसी और को ढूंढना पड़ेगा। वो अभी भी विवेक और अभिषेक के गिरने वाले दृश्य को याद करके हंस रही थी। तभी उसकी नजर पुष्कर पर गई। वो मुस्कुराते हुए बोली, हेलो पुष्कर भैया। लेकिन उसके आगे बोलने से पहले ही विघ्नेश बीच में कूद पड़ा। कितनी बार कहा है, इन्हें भैया ही बुलाना है। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक माहौल बदल गया। विवान ने अपनी कमर से पिस्तौल निकाली और सीधे विघ्नेश के सिर पर तान दी। सभी लोग स्तब्ध रह गए। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तो आदेश ने की। वो उत्साह से बोला, विवान मुझे भी पकड़ने दो ना, कौन सा बटन दबाने से गोली निकलती है? ये सुनकर विघ्नेश का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। मन ही मन वो सोच रहा था, बाप जैसा बेटा निकला। अगर इस बच्चे ने सच में बटन दबा दिया तो मैं सीधा ऊपर पहुंच जाऊंगा। विवान की आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वो भारी आवाज में बोला, मैं पहले भी कह चुका हूं, एक ही गलती बार बार करने वालों को मैं माफ नहीं करता, समझे? उधर अवनी पूरी कोशिश कर रही थी कि उसकी हंसी बाहर न निकल जाए। उसने माहौल बदलने के लिए पुष्कर से पूछा, पुष्कर भैया, आपकी नाक पर इतनी बड़ी चोट कैसे लगी? लेकिन विवान अब भी विघ्नेश को घूरे जा रहा था। अचानक उसका हाथ ट्रिगर की तरफ बढ़ा। ये देखकर विघ्नेश बिजली की तरह हरकत में आया। उसने तुरंत पिस्तौल का रुख दूसरी तरफ मोड़ दिया। अगले ही पल गोली चल गई। गोली सीधे सामने रखे बड़े टीवी में जा लगी। टीवी हजारों टुकड़ों में बिखर गया। पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया। विघ्नेश ने घबरा कर कहा, तुम्हें होश है? बच्चे को गोद में लेकर बंदूक से खेल रहे हो। उसने पिस्तौल छीनने की कोशिश की, लेकिन विवान ने उसे आसानी से पीछे धकेल दिया। फिर ठंडी लेकिन खतरनाक आवाज में बोला, अगर अगली बार उसने उसे उस नाम से बुलाया तो तुम्हें ऊपर जाने से कोई नहीं बचाएगा। अब सब लोग जाकर तैयार हो जाओ। इतना कहकर वो आदेश को लेकर अपने कमरे की तरफ चला गया। उसके जाते ही सभी लोगों ने राहत की सांस ली। विष्णु ने सीता के दिल्ली जाने के फैसले का पूरे दिल से समर्थन किया था। उसकी बातों ने सीता को इतना भावुक कर दिया था कि उसने पहली बार खुलकर अपने प्यार का इजहार किया था। दूसरी तरफ लंदन में विघ्नेश और उसकी टोली लगातार विवान मल्होत्रा को छेड़ रही थी। उधर लंदन में माहौल अभी भी हंसी मजाक से भरा हुआ था। आदेश अपने विवान को गर्व से देख रहा था। कुछ देर पहले ही विवान ने गुस्से में गोली चलाकर टीवी उड़ा दिया था और वही बात आदेश के दिमाग में घूम रही थी। वो उत्साह से बोला, यादू, आपने बिल्कुल वैसे ही शूट किया जैसे फिल्मों में दिखाते हैं। आपने निशाना लगाया और टीवी धड़ाम से टूट गया। मुझे भी गन चलाना सिखाओ ना। विवान के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। फिर उसने विघ्नेश की तरफ इशारा करते हुए कहा, जरूर सिखाऊंगा। अगली बार आउटिंग पर जाएंगे तो इस अंकल के सिर पर सेब रखकर प्रैक्टिस करेंगे। ये सुनते ही विघ्नेश का चेहरा उतर गया। उधर विवान की नजर अचानक पुष्कर की नाक पर गई। वो गंभीर आवाज में बोला, तुम्हारी नाक को क्या हुआ? पुष्कर ने तुरंत मोबाइल निकाल लिया। कुछ नहीं बॉस, गलती से दीवार से टकरा गया था। लेकिन विवान ने उसे ऐसी नजर से देखा कि पुष्कर को तुरंत समझ आ गया कि बात उसके गले नहीं उतरी। मन ही मन वो बुदबुदाया, गया काम से, मतलब बॉस को शक हो गया है। अगली गोली शायद मेरी तरफ ही आई। इधर अवनी को भी कुछ गड़बड़ महसूस हो रही थी। उसने विघ्नेश का हाथ पकड़ लिया। एक मिनट, विवान फिर किसे पीटने जा रहा है? अभी तो ठीक था। विघ्नेश ने दोनों हाथ सिर पर रख लिए। उसे लग रहा था कि अगर ऐसे ही सवाल पूछे जाते रहे तो उसका सिर फट जाएगा। वो कुछ बोलने की कोशिश करता, उससे पहले विवेक वहां आ गया। उसने अवनी से कहा, मैं साइट विजिट के लिए जा रहा हूँ। इंडियन क्लाइंट कई बार कॉल कर चुके हैं। अगर इस बार नहीं गए तो प्रोजेक्ट किसी और कंपनी को मिल जाएगा। तुम्हें कोई जरूरी काम है या मेरे साथ चलोगी? अवनी ने बिना सोचे जवाब दिया, 5 मिनट रुकिए, मैं अपने पीए को लेकर आती हूँ, फिर साथ चलते हैं। इतना कहकर वो वहां से निकल गई। विवेक उसे जाते हुए देखता रहा। उसकी आंखों में साफ जलन दिखाई दे रही थी, लेकिन अवनी ने उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया।
उधर कमरे के अंदर आदेश लगातार विवान से सवाल पूछ रहा था। विवान भी बिना थके उसके हर सवाल का जवाब दे रहा था। जब से विवान को पता चला था कि आदेश उसका बेटा है, तब से वो एक पल के लिए भी उसे खुद से दूर नहीं करना चाहता था। जैसे कोई कंगारू अपने बच्चे को हर वक्त साथ रखता है, वैसे ही वो आदेश को गोद में उठाए घूम रहा था। सालों की दूरी को वो जितनी जल्दी हो सके मिटा देना चाहता था। तभी अवनी अंदर आ गई। कमरे में आते ही उसने देखा कि दोनों बाप बेटे एक दूसरे को गले लगाकर बातें कर रहे हैं। उसके अंदर हल्की सी जलन उठी। वो नाराज होकर बोली, मिस्टर विवान, आपको याद है कि आप यहाँ किस काम से आए थे? अवनी को देखते ही विवान की आंखों में प्यार उतर आया। वो उसकी आंखों में देखते हुए बोला, क्यों नहीं मैडम, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि मैं यहाँ किस लिए आया हूँ। इतना कहते हुए उसकी नजरें सीधे अवनी के होठों पर टिक गई। अवनी ने घबराकर अपने होठों पर हाथ रख लिया। तभी आदेश बीच में बोल पड़ा, मम्मी, आप ऑफिस नहीं गई? आप जाइए ना, मैं यादू के साथ रहूंगा। बाहर वाले अंकल भी बहुत फनी हैं। मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करूंगा और मुझे 1 हफ्ते की छुट्टी भी चाहिए। ये सुनते ही अवनी का चेहरा सख्त हो गया। उसने घड़ी की तरफ देखा, फिर आदेश को डांटते हुए बोली, मैंने क्या कहा था? कोई क्लास मिस नहीं करनी है। अभी तुम्हारी इंग्लिश क्लास शुरू होने वाली होगी। तुरंत जाओ और क्लास अटेंड करो। उसकी आवाज इतनी सख्त थी कि आदेश का चेहरा उतर गया। वो मदद की उम्मीद से विवान की तरफ देखने लगा। विवान तुरंत नाराज हो गया। तुम्हें बच्चे से बात करना भी नहीं आता क्या? ऐसे कोई बच्चे से बात करता है? फिर उसने आदेश को प्यार से गोद में उठाया। मेरा गोल्डन बॉय पहले क्लास अटेंड करेगा, उसके बाद हम दोनों मिलकर गन शूटिंग करेंगे, ओके? आदेश तुरंत खुश हो गया। उसने विवान के गालों पर कई किस कर दिए। ओके बाय, सी यू सून। इतना कहकर वो चला गया। जाते जाते उसने अपनी माँ को घूरकर भी देखा। आदेश के जाते ही अवनी ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी विवान धीरे धीरे उसके करीब आ गया। अवनी घबरा गई। हमें साइट पर जाना है, जल्दी तैयार हो जाइए। हर समय बच्चे जैसी हरकतें मत कीजिए। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि विवान ने उसकी कमर पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। वो उसके बेहद करीब आ गया। कौन बच्चा है? मैं? उसकी आवाज धीमी थी। अवनी का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन अगले ही पल विवान पीछे हट गया। हाथ बांधकर मुस्कुराते हुए बोला, क्या हुआ मैडम, ऐसे क्यों खड़ी हैं? काम पर नहीं जाना? अवनी कुछ पल तक उसे देखती रह गई। उसे महसूस हुआ कि पहले वाला विवान अब बदल चुका है। वो अब ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं करता था जो उसे चोट पहुंचाए। शायद उसे अब समझ आ गया था कि शब्द भी हथियार की तरह होते हैं। कुछ देर बाद अवनी और विवेक साइट के लिए निकल गए। उधर विवान जाने से पहले सभी दोस्तों की तरफ मुड़ा। उसकी आवाज फिर से पुरानी वाली सख्त हो गई। मेरे वापस आने तक तुम सब जेम्स के घर के बाहर रहोगे। वो क्या कर रहा है, किससे मिल रहा है, सब पर नजर रखनी है। विघ्नेश तुरंत चिल्लाया, अभी अभी फ्लाइट से उतरे हैं, थोड़ा आराम भी कर लें। विवान ने ठंडी नजर से उसे देखा। तुम लोगों ने विमान नहीं उड़ाया था, इसलिए आराम करने की जरूरत नहीं है। जो कहा है वही करो। उसकी पुरानी आवाज सुनते ही सब चुप हो गए। विवान बाहर निकल गया। गाड़ी में बैठते ही उसने फोन लगाया। मैंने जो काम कहा था उसका क्या हुआ? दूसरी तरफ से जवाब आया, सब तैयारी पूरी है सर, आप जब चाहें आ सकते हैं। ये सुनते ही विवान के चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान आ गई। मन ही मन उसने कहा, जेम्स, मैं आ रहा हूं, अब मेरे अगले कदम के लिए तैयार रहना।